न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ। भारत के दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया, क्योंकि तमिलनाडु के ममल्लापुरम में भारत और चीन के बीच बातचीत के दौरान कश्मीर का जिक्र तक नहीं हुआ। उल्टे पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग इस बात के लिए तैयार दिखे कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों में सहयोग बढ़ता जाए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जानकारी दी कि पीएम मोदी 8 नवंबर को पंजाब के गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के दरबार साहिब गुरुद्वारे से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 4 नवंबर से लागू होने वाली ऑड इवन स्कीम के दौरान महिलाओं को शर्तों के साथ छूट देने का ऐलान किया, लेकिन सीएनजी वाहनों को इस बार छूट के दायरे से बाहर रखा। और केरल के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले में गोवा के खिलाफ 129 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया। 212 रन बनाकर नाबाद रहे संजू सैमसन ने 21 चौके और 10 छक्के लगाए। उधर श्रीनगर में आतंकियों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड से हमला किया। श्रीनगर में हरि सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाबलीपुरम के एक बीच पर सुबह की सैर के दौरान 30 मिनट तक साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने बीच पर फेंके हुए कूड़े को एक एक करके उठाकर एक बड़ी सी पॉलीथीन में इकट्ठा किया। क्या नाम है? जयराज। ये अच्छा गिफ्ट आपको। ब्लॉगिंग। हरियाणा के झज्जर में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद मैदान में हेलीपैड से वापस जाने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ के साथ ओपन जिम में कसरत करते दिखे। पहले करते हैं कि शाम को नंबर नहीं पड़ता भाइयों का। जम्मू कश्मीर में कठुआ के गांव में 100 साल पुराने परंपरागत कुश्ती का आयोजन किया गया, जहां पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हैदराबाद में एक ब्रिज के नीचे सो रहे कुत्ते के 2 बच्चों को एक कोबरा सांप ने काट लिया, लेकिन जैसे ही सांप तीसरे बच्चे की तरफ बढ़ा, तभी कुत्तों की मां वहां पहुंच गई और जोर जोर से भौंककर सांप को वहां से भगा दिया। यूपी के झांसी में 4 दिन से मकान का किराया लेकर गायब दामाद के नहीं मिलने पर परिवार वालों ने दामाद के भाई को लात घूंसों से जमकर पीटा। गुजरात के जूनागढ़ में गांव में सांपों के साथ गरबा खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आयोजकों समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपियों को सजा सुनाई गई। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में ईंधन सब्सिडी खत्म करने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 700 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले 2 दिनों से भड़की आग ने तेज हवाओं के कारण विकराल रूप ले लिया, जिस वजह से करीब अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले 2 दिनों से भड़की आग ने तेज हवाओं के कारण विकराल रूप ले लिया, जिस वजह से करीब 1 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक की वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों का यह हमला श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन कहे जाने वाले हरि सिंह रोड पर। देखिए कैसे श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक के बाद वहां के लोगों में हड़कंप मच गया और धमाके की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई।
चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि बाजार में मौजूद कई लोग जख्मी हो गए, जबकि एक महिला घबराकर बेहोश हो गई तो उसे कुछ लोग होश में लाने की कोशिश करते देखे गए। तस्वीरों में देखिए कैसे वहाँ ग्रेनेड हमले के बाद बिखरे कांच के टुकड़े पड़े हैं। श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन कहे जाने वाले हरि सिंह रोड पर हमले की खबर मिलते ही वहां सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें पहुंची और लोगों की आवाजाही को रोकते हुए पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट में अब से कुछ देर पहले म्यूजिक में एक ग्रेनेड दागा, जिसमें 8 जिले जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि उस वक्त सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर मौके पे पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा लिया। हालांकि धमाके के तुरंत बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया। गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बावजूद वहाँ आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे। 5 अगस्त से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में कई बार आतंकी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हैं। पीएम मोदी ममल्लापुरम के समुद्र तट पर सुबह की सैर पर निकले तो वहां साफ सफाई में जुट गए। चीन के राष्ट्रपति से बातचीत के लिए पीएम मोदी ममल्लापुरम में मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री वहां भी स्वच्छ भारत अभियान की अपनी मुहिम के साथ नजर आए। सुबह समंदर के किनारे सैर पर निकले थे, लेकिन सैर के साथ पीएम ने वहां प्लॉगिंग की। जॉगिंग करते हुए कचरा चुनने को प्लॉगिंग कहा जाता है और चुनने वाले को प्लॉगर कहते हैं। और समंदर किनारे साफ सफाई का ये शानदार तरीका पीएम ने भी अपनाया। प्लॉगिंग का ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री ने शेयर किया, जिसमें वो बीच पर फैले कचरे को उठाकर जमा करते नजर आए। कहीं से प्लास्टिक के बैग उठाए तो कहीं से कागज। कुछ दूर चले तो पीएम को प्लास्टिक की बोतलें नजर आई। उन्होंने उसे भी सहेज कर उठा लिया। नंगे पैर समंदर किनारे चलते हुए पीएम इसी तरह कचरा इकट्ठा करते रहे और जब कचरा ज्यादा हो गया तो एक प्लास्टिक का बैग ले लिया। उस बैग में बीच पर बिखरी हुई छोटी बड़ी चीजों को करीने से जमा करते रहे। समंदर किनारे सुबह का ये नजारा बेहद हसीन था। शोर करती हुई लहरें आ जा रही थी और प्रधानमंत्री पूरी तल्लीनता के साथ बीच पर प्लॉगिंग कर रहे थे। करीब आधे घंटे तक प्लास्टिक बैग और बोतलों को एक बड़े बैग में जमा करने के बाद प्रधानमंत्री बीच से निकले और उसे होटल के कर्मचारी को सौंप दिया। ब्लॉगिंग के इस वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, चलिए ये पक्का करें कि हमारे सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे रहेंगे। ये पक्का करते हैं कि हम फिट और हेल्दी रहेंगे। बीच पर प्लॉगिंग करके पीएम मोदी ने लोगों को स्वच्छता की अहमियत बताई और इसी तरह पहल करने का मैसेज भी दिया। दिल्ली में 4 नवंबर से लागू होने जा रहे ऑड इवन स्कीम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को बड़ी राहत दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक लागू होने वाले ऑड इवन स्कीम में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार महिलाओं को छूट दी गई है। जिस वाहन में अकेली महिला होगी उसे इस स्कीम से छूट मिलेगी, या फिर जिस वाहन में सिर्फ महिलाएं होंगी उन्हें भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा गाड़ी में महिला के साथ अगर 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उन्हें भी स्कीम में राहत दी जाएगी। हालांकि इस बार निजी सीएनजी वाहनों को छूट नहीं देने का भी फैसला लिया गया है। पिछली बार छूट के दौरान सीएनजी वाहन स्टिकर के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का मामला सामने आया था, जिस वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। दोपहिया वाहन भी अभी इन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि ऑड इवन उन पर लागू होने की संभावना से सीएम ने इनकार किया। ऑड इवन के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2000 बसों का इंतजाम करने का भी फैसला लिया है। इस बार पहले कोई ऑड इवन का पालन अगर नहीं करता पाया गया तो उसे समझाया जाएगा और वापस भी कर दिया जाएगा। शिवसेना के घोषणा पत्र में आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने का वादा किया गया। मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में मुंबई की आरे कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करना और 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने जैसे वादे किए गए। श्रीनगर में भारतीय सेना ने आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में घाटी के युवक सेना में भर्ती के लिए शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के 14वें वार्षिक सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस सम्मेलन में आरटीआई की चुनौतियों, गांधीवादी विचारों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के ठाणे में प्रदर्शन कर रहे पीएमसी बैंक के खाता धारकों से सीएम देवेंद्र फडणवीस मिले और उन्हें सब कुछ ठीक हो जाने का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने मुर्शिदाबाद में आरएसएस नेता और उनके परिवार वालों की हत्या पर कैंडल मार्च किया।
यूपी के संत कबीर नगर में घाघरा नदी पार करने के दौरान एक नाव का संतुलन बिगड़ने से 18 लोग नदी में डूब गए, जिसमें से 14 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 2 महिलाएं और 2 बच्चियों का कोई पता नहीं चला। पटना में राम मनोहर लोहिया की 52वीं पुण्यतिथि के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूपी के मुरादाबाद में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हो गए, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। यूपी के देवबंद में बीजेपी नेता धारा सिंह को बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जो पिछले 4 दिनों में दूसरी हत्या है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक लड़के ने घरेलू विवाद में 75 साल के पिता की डंडे से मारकर हत्या कर दी और पकड़े जाने के डर से 2 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया। यूपी के रामपुर के किला मैदान में चुनावी रैली के दौरान सांसद आजम खान काफी इमोशनल नजर आए। दरअसल 21 अक्टूबर को यूपी की 11 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। रामपुर शहर की विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है, जो आजम खान की लोकसभा सांसद बनने के बाद खाली हुई और जिस पर समाजवादी पार्टी ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को उम्मीदवार बनाया। लिहाजा अपनी पत्नी तंजीन फातिमा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे आजम खान का दर्द छलक पड़ा। तुम्हारे लिए मैंने स्कूल बनाए, बताओ, अरे इतिहास लिखने वालों, मेरे इस गुनाह की सजा क्या है? तुम्हारे हाथ से पुरानी की लानत को छीन कर इल्म का कलम देने की जो गलती मैंने की है, उसकी सजा की तफसील अगर सुनोगे तो तुम्हारे कानों से खून बहने लगेगा और तुम्हारा बढ़ जाएगा। आजम खान का ये दर्द इसलिए भी छलका क्योंकि योगी सरकार में उन पर 80 से ज्यादा मामलों में FIR दर्ज हो चुकी है। कई मामलों में उन्हें SIT के सवालों का सामना भी करना पड़ा। हमारा इम्तिहान बहुत अगर आप में से किसी एक को डकैती का मुकदमा कायम हो जाए, महीनों नींद नहीं आएगी। डकैती के 100 मुकदमे सुनने वाला ये शख्स कैसे जिंदा है, उसके दिल में धड़कन कैसे बाकी है, एक बार से उसको। आजम खान ने रैली में मौजूद लोगों से उन्हें संभालने की अपील की और पूछा कि आखिर उनकी खता क्या है। मुझे संभालो, मैं बहनों से बच्चों से कहता हूं, अपने मेरे कदम पर खड़ाने मत दो, मुझे थकने मत दो, मेरी आवाज को कमजोर मत होने दो, मेरी शक्ल को देखो, मेरी आंखों में आंखें को डालो, मेरी आंखों में लिखे हुए सवाल पढ़ने की कोशिश करो, मेरे माथे पर लिखी हुई बदनसीबी की तहरीर पकड़ने की कोशिश करो। पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, शिक्षाविदों से, इंसाफ करने वालों से जानना चाहता हूं मेरी खता क्या है। मंच से आजम ने अपने विरोधियों को भी आगाह किया कि वो जो जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब उन्हें चुकाना पड़ेगा। मुझसे साथी इंतकाम लेने वालों, याद रखना, कब्र का हिसाब नहीं होगा, आखिरत में कब्र का हिसाब नहीं होगा। इस जमीन पर जो करोगे उसका हिसाब होगा, कब्र का हिसाब। दरअसल आजम का ये भावुक भाषण रामपुर की जनता का वोट उनकी पत्नी के पाले में करने से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आजम खान इमोशनल कार्ड खेलकर 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में पत्नी तंजीन फातिमा को जितवाना चाहते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पुनर्वास विभाग की लापरवाही के चलते सैकड़ों टिहरी विस्थापित बेघर होने की कगार पर है। जानकारी के मुताबिक सालों पहले पशुलोक विभाग की जमीन टिहरी विस्थापितों को मुआवजे के नाम पर दी गई, लेकिन अब हाईकोर्ट के एक आदेश पर पशुलोक विभाग अपनी जमीन खाली करवाने पहुंच गया, जिसका टिहरी विस्थापितों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान वहां बने घरों को खाली करवाने पहुंचे पुलिस वालों के सामने महिलाओं ने जमकर नाराजगी जाहिर की।
दरअसल उत्तराखंड सरकार की ओर से सालों पहले टिहरी विस्थापितों को ऋषिकेश पशुलोक बैराज कॉलोनी के पास सैकड़ों बीघा जमीन पुनर्वास विभाग ने आवंटित की थी, जिस पर टिहरी विस्थापितों ने अपने घर बनाए और काफी समय से रह रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद पशुलोक विभाग पुलिस बल के साथ अपनी जगह खाली करवाने पहुंचे तो उसे टिहरी विस्थापितों के विरोध का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और सरकार पर उनके साथ मुआवजे के नाम पर छल करने का आरोप जड़ दिया। हमें नहीं बताया गया कि यह भूमि किस रूप में उनको ट्रांसफर हुई है। अब ये आज हमें पता चला कि पुलिस बल के साथ आ गए और अवैध कब्जेदारियों को अवैध रूप से हटाया जा रहा है। हमने फिर जो मौके पर अधिकारी हैं उनसे कहा कि हमें कोई दस्तावेज दिखाए, कोई दस्तावेज इसके द्वारा नहीं जाए और मात्र गुंडागर्दी, प्रशासकीय गुंडागर्दी के थ्रू हम सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि इस बारे में जब पुनर्वास विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और मौके से भागने लगे। सर आप बताइए ना, आपको क्या कहना चाहिए ना? भाई आपने जमीन आवंटित की है इन लोगों को और अभी आपके मालिकाना हक नहीं है और आप लोगों ने विस्थापित लोगों को जो है जमीन आवंटित कर दी है, क्या कहना है आपका इस बारे में? ये प्रस्ताव कैबिनेट ऊपर शासन स्तर पर विचाराधीन है। हालांकि मामला बिगड़ता देखकर तहसीलदार ने सभी विस्थापितों के साथ एक मीटिंग की और उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया, लेकिन विस्थापित किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं छोड़ने की दलील देते देखे गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए विधायक राजकुमार ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इन मुसलमानों का पानी भी नहीं पीऊंगा, इनकी पत्नी, इनकी बेगम उस पानी में थूक डाल के देती है। चाय पियोगे, सेवइया खाओगे, रोटी खाओगे, उसमें थूक डाल देते हैं और हिंदू को नापाक करते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं उनके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, कभी ईद गार्डन से मिलने नहीं जाऊंगा, कभी जिंदगी में रोजा अफ्तारी नहीं कराऊंगा। उधर शिवराज सिंह ने कांग्रेस को ठग पार्टी करार दिया है। भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किसानों से किए वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को ठग पार्टी करार दिया। बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। पहले कह दिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। खुद राहुल जी ने कहा 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। शुक्रवार को आयकर विभाग की रेड के बाद कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर राय के पीए रमेश ने खुदकुशी कर ली। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के खेल मैदान का लोकार्पण करने के बाद क्रिकेट खेल का भी लुत्फ उठाया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एक शख्स सिकंदर की अर्थी यात्रा निकालकर भ्रष्टाचार खत्म करने के तरीके बता रहा है। दिल्ली में चांदनी चौक से पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अलका लांबा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। गाजियाबाद के मोदी नगर से देश में चीन की तरह कठोर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर रथ यात्रा रवाना हुई। जयपुर में एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई। रूस में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कांस्य पदक हासिल कर मैरीकॉम 8 पदक जीतने वाली पहली और इकलौती बॉक्सर बनी है। भारत के दौरे पर आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। तमिलनाडु के ममल्लापुरम में भारत और चीन के बीच बातचीत के दौरान कश्मीर का जिक्र तक नहीं हुआ। उल्टे पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग आतंकवाद पर चर्चा करते नजर आए और इस बात के लिए तैयार दिखे कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों में सहयोग बढ़े। शनिवार को दूसरे दिन पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग फिशरमैन बीच रिजॉर्ट में और रिजॉर्ट में शी जिनपिंग का खुद प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दोनों नेताओं ने मजबूत होते रिश्तों का संकेत दिया। इसके बाद जब दोनों नेता ई रिक्शा पर बैठकर अंदर गए तो इस दौरान भी दोनों के बीच शानदार केमिस्ट्री नजर आई। इस यादगार तस्वीर के लिए इस शिखर वार्ता की। समंदर किनारे बने इस खूबसूरत रिजॉर्ट में एशिया के 2 सबसे कद्दावर नेताओं की बातचीत शुरू हुई और करीब 1 घंटे की अनौपचारिक बातचीत में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति ने कई मुद्दों पर बातचीत की। तस्वीर के लिए इस शिखर वार्ता की। समंदर किनारे बने इस खूबसूरत रिजॉर्ट में एशिया के 2 सबसे कद्दावर नेताओं की बातचीत शुरू हुई और करीब 1 घंटे की अनौपचारिक बातचीत में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस अनौपचारिक बातचीत के दौरान ही दोनों नेताओं ने रिजॉर्ट के किनारे बैठकर समंदर के खूबसूरत नजारे को देखा। यहाँ भी दोनों नेताओं की बॉन्डिंग साफ नजर आई। इसके बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग ई रिक्शा के जरिए ही
वहां चले गए जहां प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होनी थी। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में पीएम और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। चेन्नई समिट में अब तक हमारे बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ है। वुहान स्पिरिट ने हमारे संबंधों को एक नया मोमेंटम और ट्रस्ट दिया। आज के हमारे चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा। इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरे में शानदार स्वागत के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। Mr. Prime Minister, last year we held the first informal summit. Actually, this initiative was put forward by you, Mr. Prime Minister, and I agree that it is a good idea. Indeed, the Wuhan summit ushered China-India relations into a new stage of healthy and steady development. प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और इस दौरान दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ने मजबूत रिश्तों की गवाही दी। चीन हमेशा से पाकिस्तान का समर्थक रहा है, लेकिन पीएम मोदी के साथ शी जिनपिंग की केमिस्ट्री पाकिस्तान के लिए करारा झटका है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी को एक बेहद शानदार तोहफा दिया। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को तमिलनाडु की हस्तशिल्प कला दिखाई। इसमें पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग्स भी शामिल थी। इस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच की बॉन्डिंग साफ नजर आई। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को अन्नम दीप तोहफे के तौर पर दिया। 108 किलो वजन के इस पीतल के दीप पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके अलावा तंजावुर पेंटिंग्स भी गिफ्ट में दी, जिस पर सरस्वती के नृत्य करती हुई मुद्रा बनी हुई है। ये पेंटिंग से लकड़ी की बनी है और इसका वजन 40 किलो है। लेकिन सबसे खास तोहफा था काजीवरम सिल्क की बनी शॉल, जिस पर शी जिनपिंग की तस्वीर बनी है। कोयम्बटूर के जुलाहों ने ये शॉल 5 दिन में तैयार की। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को भी एक यादगार तोहफा दिया। चीन में बनी इस प्लेट पर पीएम मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। दो कद्दावर नेताओं की आपसी बॉन्डिंग से दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में भी साफ नजर आई। कुछ दिन पहले चीन ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन भारत के अपने दौरे में चीन के राष्ट्रपति ने कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। I would like to state quite categorically that this issue was not raised and not discussed, and therefore there is no question of my making any further comments on the matter. In any case, the government of India's position, as expressed publicly, is very clear. This is a matter that concerns the internal affairs of the country. इतना ही नहीं, पाकिस्तान को इस लिहाज से दोहरा झटका लगा कि भारत और चीन ने बढ़ती हुई धार्मिक कट्टरता पर चर्चा की। We both agreed that it was important to deal with the challenges of terrorism and radicalization in an increasingly complex world and where our own societies were diverse. लेकिन पाकिस्तान के लिए चिंता की बात ये हो सकती है कि भारत और चीन व्यापार के साथ रक्षा मामले में भी सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। President Xi Jinping also then welcomed investments from India into China, including in the information technology and pharmaceuticals sectors. President Xi raised the issue of engaging more on the defense and security side. इसके अलावा दोनों देशों में इस बात पर सहमति बनी है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाया जाए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को अगली अनौपचारिक समिट के लिए चीन आने का न्योता दिया, जिसे पीएम ने स्वीकार किया। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास के बाहर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल करा दिया और मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आवास के बाहर प्रदर्शन करने लगे। साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार ने आर्थिक तौर पर देश का बंटाधार कर दिया है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि देश मंदी की मार सह रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग करना खुद को धोखा देने जैसा है। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं और अपने खर्चों में कटौती करके उसे बैंकों में जमा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या बैंकों में पैसा सुरक्षित है? प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता एक पिंजरा लिए हुए थे, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई को बंद कर रखा था। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि तीनों संस्थाओं का इस्तेमाल मोदी सरकार अपने विरोधियों पर बदले की कार्रवाई के तौर पर करने में जुटी है। यही नहीं, प्रदर्शनकारी बीजेपी में नहीं है दम, छापे से डरते नहीं हम और बीजेपी का हर मोर्चा फेल, अब खेल रही छापे का खेल जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लिए हुए थे। सारी चीज भूल गया,
चारों पांचों स्टेट में जो बाढ़ आया आज तक 1 रुपए नहीं दिल पाया, उसके ऊपर बात करो। वो सारी चीज छोड़ के वो जो कांग्रेस का नेता और कर्मचारी जो कार्यालय में जो काम करते हैं उसके घर में IT रेड करने का काम ये लोग कर रहा है। इसको खत्म, इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया इन लोग ने। हालांकि यूथ कांग्रेस और NSUI के हंगामे की वजह से पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन जब प्रदर्शनकारी उन्हें पार कर निर्मला सीतारमण की आवास तक जाने की कोशिश करने लगे तो पुलिस वालों ने उन्हें बसों में भरकर खदेड़ने की कोशिश की। इस दौरान कई यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। आमेर की सांसद मैगी हसन ने पाकिस्तान से वहां पल रहे आतंकियों को समर्थन देना बंद करने को कहा। इस्लामाबाद में वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों से मुलाकात के बाद भारत के दौरे पर पहुंची अमेरिकी सांसद मैगी हसन ने पाकिस्तान को तालिबान और अन्य आतंकी समूहों का समर्थन बंद करने की नसीहत दी। हैदराबाद में तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम का सरकार में विलय की मांग को लेकर यूनियन और दूसरे सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने बस भवन का घेराव किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बेहोश होकर गिर पड़े। लखनऊ में विश्व आर्थराइटिस दिवस पर साइक्लोथॉन, मैराथन, जुम्बा, योग और साइकिल रेस के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में सतना जिले के मुकुंदपुर वाइल्ड टाइगर सफारी में शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। मध्य प्रदेश के भिंड में कई युवकों द्वारा एक युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर में सोमवार से पोस्टपेड मोबाइल सेवा बहाल किए जाने का प्रशासन ने ऐलान किया, जो 370 हटाए जाने के बाद से बंद कर दी गई थी। पीएम मोदी की भतीजी दमयंती बेन के साथ दिल्ली के वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस में स्कूटी पर सवार 2 बदमाश पर्स छीनकर फरार हो गए। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 3% महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दिवाली की सौगात दी है। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर और बटाला में आतंकी हमले की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा कड़ी करने के साथ साथ विशेष सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में एक ट्रक से टक्कर के बाद स्कूली छात्रा की मौत पर गुस्साए लोगों ने हंगामे के बाद ट्रक में आग लगा दी। आवारा पशुओं को लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में मध्य प्रदेश कांग्रेस की तनातनी सामने आ गई। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद सीएम कमलनाथ ने कई ट्वीट करके उनको जवाब दिया, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने गायों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन गौ माता को आवारा कहने पर बीजेपी भड़क गई और दिग्विजय सिंह के साथ पूरी कांग्रेस को कड़ा जवाब मिला। तो जो जैसा है वैसा कह देता है। अभी तो पूरी कांग्रेस ही आवारा है, उसका कौन माई बाप है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब दिग्विजय सिंह ने हाईवे पर घूमने वाली गायों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए ट्वीट किया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनके निशाने पर कमलनाथ सरकार भी रही। लिखा कि भोपाल इंदौर हाईवे पर आवारा गौ माता बैठी रहती हैं और एक्सीडेंट में मर जाती हैं। तंज करते हुए पूछा, कहाँ है हमारे गौ माता प्रेमी गौरक्षक। दिग्विजय सिंह ने नसीहत दी कि सरकार इन आवारा गौ माता को सड़कों से हटाकर गौ अभ्यारण्य या गौशालाओं में भेजे, और दावा किया कि कमलनाथ अगर ऐसा करते हैं तो सच्चे गौ भक्तों में गिने जाएंगे। इस ट्वीट के बाद सियासत गर्मा गई और कमलनाथ ने भी कई ट्वीट करते हुए तुरंत जवाब दिया। लिखा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर जहां बरसात के मौसम में खेतों की मिट्टी गीली होने की वजह से गौमाता सड़कों पर आकर बैठती हैं, वाहन दुर्घटना का शिकार होती हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए अधिकारियों को एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अगले ट्वीट में कमलनाथ ने दावा किया कि 1000 गौशालाओं का काम प्रगति पर है। साथ ही ये भी दावा किया कि उनके लिए गौ माता सियासत नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। इस तरह गौ माता पर सीएम और दिग्विजय सिंह ही आमने सामने आ गए, लेकिन बीजेपी ने सरकार और पार्टी दोनों को निशाने पर लेने में देर नहीं की। तो दिग्विजय सिंह यहाँ कुछ बोल रहे हैं, कमलनाथ जी का मंत्री बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह गिरवान में जाके, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि किसी का भी कर्ज माफ नहीं हुआ। कमलनाथ बोल रहे हैं कि मैंने सबका कर्ज माफ कर दिया। इस समय तो पूरी कांग्रेस ही आवारा हो रही है, गौ माता आवारा नहीं है। मध्य प्रदेश में हाईवे पर घूमने वाली गायों का मुद्दा अरसे से बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज होने के आसार हैं। उधर शिवसेना ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में शिवसेना ने 10 रुपए में भरपेट भोजन और किसानों की कर्ज माफी का वादा किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1000 फूड जॉइंट्स खोलने का भी वादा किया गया है, जहां 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने बिजली की दरों में 30% कटौती का भी वादा किया। साथ ही 1 रुपए में क्लिनिक खोलने का भी वादा किया, जहां गरीबों का सिर्फ 1 रुपए में हेल्थ चेकअप होगा।
आर्य को जो है जंगल घोषित करने की बात की गई है, आर्य की बात की, तो कहीं ना कहीं क्लैश नहीं हो रहा है सेना और बीजेपी के बीच? नहीं, मैं इसे क्लैश नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये बीजेपी शिवसेना का मुद्दा नहीं है, ये शहर और अपने पर्यावरण का मुद्दा है। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जितना हम उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं, बचा सकते हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और शिवसेना एक कॉन्शियस पार्टनर रहा है, 30 साल से हम लोग साथ में रहे हैं। जो भी मुद्दे हुए हैं टेबल पे बैठकर डिसीजन हुए हैं, पर जो मुद्दा जनहित का होगा उसको शिवसेना उठाती रहेगी और सरकार को उसको अवगत कराती रहेगी। जो हमारे टॉप 10 मुद्दे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो 300 यूनिट तक है उसको 30% से घटाएंगे, वो तो है। महाराष्ट्र में 1000 भोजनालय हम ऐसे बनाने वाले हैं जहां 10 रुपए में न्यूट्रिशियस मील्स मिलेंगे। वहां जो महिला बचत गट है उनको साथ में लेके करेंगे। काफी सारे मुद्दे जैसे स्कूली शिक्षा के लिए गांव से लेके स्कूल तक है, गांव से लेके कॉलेज तक जाने के लिए जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बसेस नहीं रहती या एसटी बस रहती है, कभी छूट गई तो कॉलेज तक पहुंचते नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल बस सेवा शुरू करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि शिवसेना ने अपने मुंबई के घोषणा पत्र में आर्य को जंगल घोषित करने का वादा किया है। हालांकि बीजेपी की सरकार आर्य में पेड़ों की कटाई के बाद वहां मेट्रो पार्किंग शेड बनाने के पक्ष में को जो है जंगल घोषित करने की बात की गई है, आर्य की बात की, तो कहीं ना कहीं क्लैश नहीं हो रहा है सेना और बीजेपी के बीच? नहीं, मैं इसे क्लैश नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये बीजेपी शिवसेना का मुद्दा नहीं है, ये शहर और अपने पर्यावरण का मुद्दा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या केस में मुस्लिमों के पक्ष में फैसले की उम्मीद जताई है। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास मजबूत दलीलें हैं और इस बात की उम्मीद है कि मामले का फैसला मुस्लिमों के पक्ष में आएगा। ये आज़ाद मुल्क है और हर आदमी को अपनी राय रखने की पूरी आज़ादी है। जिन लोगों ने अपनी राय रखी वो उनकी अपनी राय है, लेकिन जो पार्टीज अदालत में हैं जाहिर सी बात है उन्हीं की राय को इस वक्त अहमियत दी जाएगी। और चूंकि ये मामला ऑलरेडी अपने फाइनल स्टेज पर है तो अब इस किस्म की कोई भी तजवीज की हम समझते हैं गुंजाइश नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने आखिरकार माना कि मोदी से अनावश्यक लड़ाई उनकी हार की वजह बनी। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने माना कि 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार की बड़ी वजह पीएम मोदी से अनावश्यक लड़ाई बनी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बताया कि 8 नवंबर को पीएम मोदी डेरा बाबा नानक के दौरे पर जाएंगे, जहां वो करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री साहब आउणगे डेरा बाबा नानक, ओदे उद्घाटन करन तो बाद ओ सुल्तानपुर लोधी मत्था टेकणगे। पश्चिम बंगाल में आरएसएस कार्यकर्ता और उनकी पत्नी सहित बेटे की हत्या के विरोध में अलीगढ़ में राष्ट्रवादी संगठनों ने मौन जुलूस निकाला। गुजरात के सरक्रीक इलाके में बीएसएफ की गश्ती के दौरान 5 पाकिस्तानी नाव लावारिस हालत में मिली, जिससे मछली मारने का सामान भी मिला। राजस्थान के मंडावर में उधार दिए रुपए मांगने पर हुए विवाद में आरोपियों ने लाठी डंडों से महिला के बीच सड़क पर पिटाई कर दी। भोपाल के पास बैरागढ़ इलाके में शमशान के रास्ते में नाले पर पुल नहीं होने से लोगों को पानी से भरे नाले से गुजरकर अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ता है। दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 26वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद की वजह से सबसे ज्यादा मानवाधिकार हनन होता है, जिसकी वजह से सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही 40,000 लोग भेंट चढ़ गए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 34 महिलाओं ने पर्चा भरा, जिसमें 64 साल के बुजुर्ग महिला भी शामिल है। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी के कार्यक्रम से पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा ऑटो ड्राइवर की पिटाई के बाद व्यापारियों के विरोध जताने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से जमकर कहासुनी हो गई। सियासी मैदान में आज का दिन भी दिलचस्प बयानों का रहा। देखिए आज बाजी किसके हाथ लगी। 2 अक्टूबर को 3 मूवी रिलीज हुई और मिस्टर कोमल नाहटा हैं, बहुत बड़े फिल्म ट्रेड के हैं, आप जानती होंगी। उन्होंने कहा है कि द नेशनल हॉलिडे ऑफ 2 अक्टूबर सॉ अर्निंग ऑफ ओवर 120 करोड़ रिकॉर्ड बाय 3 मूवीज, वॉर और जोकर एंड सायरा। अब जब देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में 120 करोड़ रुपया रिटर्न आता है। आज जो एक प्रकार से प्रचलन में कस्टोडियल डेथ और पुलिस एट्रोसिटी, ये दोनों के प्रति भी 0 टॉलरेंस रखना चाहिए। परंतु मैं इतना पूछना चाहता हूं
कि आतंक प्रकार से प्रचलन में कस्टोडियल डेथ और पुलिस एट्रोसिटी ये दोनों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। परंतु मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आतंकवाद से हजारों पीड़ित परिवार, मैं सिर्फ कश्मीर की बात करता हूं, 40,000 लोग 1990 के बाद कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। 40,000 लोग, उनके परिवारों का कोई मानव अधिकार नहीं। देवेंद्र फडणवीस साहब के लीडरशिप में हम सरकार बनेगी, ये बात इसका यकीन आपको भी है, इसका यकीन हमें भी है, और इसका सबसे ज्यादा यकीन हमारे जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनको है। तो सरकार बनाने के लिए तो लड़ नहीं रहे, हम लोग तो बड़े मुश्किल से किसी तरह से हिलते डुलते जो है वो अपनी इज्जत बचाने बस, उसलिए वो लड़ रहे हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी दाऊद इब्राहिम से उनके तार जुड़े होने की बात सामने आई है। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी इकबाल मिर्ची से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई में ऐसी कई संपत्तियां चिन्हित की गई हैं जो इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के स्वामित्व में हैं। इनमें से 2 संपत्तियां सबलिंक रेल्टर्स और मिलेनियम डेवलपर्स की बेची गई थी। 2006-07 में मिलेनियम डेवलपर्स और इकबाल मिर्ची ने मिलकर जिस 15 मंजिला कॉमर्शियल इमारत का निर्माण किया था उसे अब सीजे हाउस के नाम से जाना जाता है। जिस मिलेनियम डेवलपर्स के साथ दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची के कारोबारी संबंध रहे, उसके शेयर होल्डर्स में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का नाम भी शामिल है। यूपीए काल में केंद्रीय मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल ने इकबाल मिर्ची से जुड़े मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश कर रखा है। हालांकि एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सीजे हाउस को जिस जमीन पर बनाया गया उसे ग्वालियर के महाराजा से खरीदी गई थी। इसके मालिकों के बीच विवाद के कारण 1978 से 2005 तक ये संपत्ति कोर्ट की कार्रवाई में फंसी रही। वहीं एनसीपी ने कहा कि खबरों में जिन्हें घसीटा जा रहा है सीजे हाउस दरअसल उनके स्वामित्व में है ही नहीं। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में एक शख्स ने गोलियां चला दी जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। इस फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और न ही फायरिंग की वजह का पता चला है। पुलिस के मुताबिक घटना 74 जूटिका एवेन्यू में हुई। बताया जा रहा है कि यह जगह एक प्राइवेट क्लब है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस जगह के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो न्यूयॉर्क में एक शख्स ने गोलियां चलाई हैं। हालांकि किस वजह से ये फायरिंग हुई है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 4 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। इस फायरिंग में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक क्लब के आसपास ये वारदात हुई है, लेकिन पुलिस ने घटना की जगह और घटना की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं किया है। तो न्यूयॉर्क के यूटिका रोड से ये बड़ी खबर है। उधर जापान में आए शक्तिशाली तूफान से भारी नुकसान की खबर है। तो ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर बेटियां कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार भी पहुंची। यहां उन्होंने लड़कियों की आजादी की जमकर वकालत की और कहा कि बेटियां ईश्वर की बहुत बड़ी गिफ्ट है, इसीलिए बेटियों की पूजा की जानी चाहिए जिसमें सभी धर्मों की बच्चियां हों। इस मौके पर उन्होंने लोगों से दहेज न लेंगे और न देंगे की शपथ भी दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में खास मुकाम पाने वाली लड़कियों और महिलाओं को सम्मानित भी किया। सम्मान पाने वालों में मशहूर पत्रकार श्वेता सिंह, महज 14 साल में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली जानवी परमार और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली शिवांगी पाठक समेत कई हस्तियां थी। पंख भी है खुला आकाश भी है, पंख भी है खुला आकाश भी है, फिर ये न उड़ पाने की मजबूरी कैसी है। पंख भी है खुला आकाश भी है, फिर ये न उड़ पाने की मजबूरी कैसी। लगता है आत्मा पर जंग लगे संस्कारों की कील ठोक दी गई है कि पंख बस फड़फड़ाए और रह जाए। यूपी के गाजियाबाद में एनडीआरएफ की टीम ने ट्रेनी आईपीएस अफसरों को आपदा के समय राहत बचाव कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान सभी ट्रेनी अफसरों को एनडीआरएफ के जवानों ने लाइव डेमो भी दिया, जिसमें बताया गया कि आपदा आने के बाद फंसे लोगों को किस तरीके से बचाया जा सके और कैसे उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाए, साथ ही वहां फंसे लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।